नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर किताब है ये। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर जो आपका 22 का पार्ट नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था वो 1351 से लेके 1388 के बीच में था। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था। रज्जब का विवाह एक राजपूत राजा रनमल की पुत्री से हुआ। फिरोज उसी का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था। रज्जब का विवाह एक राजपूत राजा रनमल की पुत्री से हुआ था। और फिरोज उसी का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से अमीरों में और साथ ही सेना में भी गहरा असंतोष फैल गया था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं किया। उसने हुक्म जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु हो तो रिश्ता सहित उसका स्थान उत्तराधिकार में उसके पुत्र को दे दिया जाए। और उसने अमीरों को यातना देने की प्रथा समाप्त कर दी, जिससे अमीर लोग का जो है प्रसन्न हो गए। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज ने सेना पर भी लागू कर दिया। सिपाहियों को नगद वेतन नहीं दिया गया, बल्कि अलग अलग गांवों के भूराजस्व उनके नाम कर दिए गए। तो वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज शाह तुगलक ने सेना पर भी लागू कर दिया। सिपाहियों को नगद वेतन नहीं दिया गया, बल्कि अलग अलग गांवों के भूराजस्व उनके नाम कर दिए गए। जब सिपाहियों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया जाता था, तो वे किरानियों को घूस देकर अपने खराब घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में सुधार करवा लेते थे। तो जब सिपाहियों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया जाता था, तब तो वे किरानियों को घूस देकर अपने खराब घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में सुधार करवा लेते थे। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित कर उलेमाओं को प्रश्न करने का प्रयास किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित कर उलेमाओं को प्रश्न करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जजिया एक अलग कर बन गया। पहले वह पूरा जस्व कर का ही हिस्सा था। इस कर से केवल स्त्रियों, बच्चों, अंधों, अपंगों और जीविका के साधन से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए। तो फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाने के लिए कदम उठाए। दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था, तो दीवान सैन्य विभाग जो था वो बलबन ने शुरू किया था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान बंदरगाह गुलाम विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। तो दीवान सैन्य विभाग बलबन ने। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान बंदरगाह गुलाम विभाग फिरोज शाह तुगलक ने किया था। संगीत, आयुर्वेद और गणित के भी कई ग्रंथ उसके शासन काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित किए गए। तो संगीत, आयुर्वेद और गणित के भी कई ग्रंथ उसके शासन काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित किए गए। गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाए तथा कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया और एवं गरीबों की पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिया। तो गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने अस्पताल बनवाए तथा कोतवाल को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया एवं गरीबों की पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिए। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी करता था। उसने अनेक नहरों की मरम्मत करवाई और अनेक नई नहरें खुदवाई। सबसे बड़ी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन अन्य नहर यमुना से निकलती थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के लिए एक बड़ा विभाग स्थापित किया जो सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी करता था। उसने अनेक नहरों की मरम्मत करवाई और अनेक नई नहरों खुदवाई। सबसे बड़ी नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन अन्य नहर यमुना से निकलती थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत बिखर गया तथा उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत बिखर गई
तथा उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद और नासिरुद्दीन महमूद, तो सुल्तान मोहम्मद और नासिरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1412 ईस्वी के महत्वाकांक्षी अमीरों और विद्रोही राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण 1398 से सल्तनत काल की नींव कमजोर हो गई। तैमूर ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश कर अत्यधिक तबाही मचाई। उसने बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। इस आक्रमण के द्वारा भारत से बहुत साधन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और आदि विदेश ले जाया गया। राजमिस्त्री, संगतरास, बढ़ई आदि अनेक कारीगरों को तैमूर अपने साथ ले गया। इनमें से कुछ लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद में अनेक सुंदर इमारतें बनाने में योगदान दिया। भारत पर तैमूर के आक्रमण पर प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत सीमित ही रहा। तो राजमिस्त्री, संगतरास, बढ़ई आदि अनेक कारीगरों को तैमूर अपने साथ ले गया। इनमें से कुछ लोगों ने उसकी राजधानी समरकंद में अनेक सुंदर इमारतें बनाने में योगदान दिया। भारत पर तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बहुत सीमित ही रहा। तैमूर के विद्रोह को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जाता है, माना जा सकता है। यद्यपि स्वयं तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 ईस्वी तक कायम रह सका। तो तैमूर के विद्रोह को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जा सकता है। यद्यपि स्वयं तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 ईस्वी तक कायम रहा। तो आज के लिए आपका वीडियो यहीं तक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका सैयद वंश। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो कल पढ़ेंगे हम सैयद वंश के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।